बच्चों, आज के इस हिंदी की कक्षा में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ 11, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। तो ये पाठ आज हम लोग शुरू करेंगे। और इस पाठ को शुरू करने से पहले पाठ 10 चैप्टर में लास्ट प्रश्न जो भाषा की बात का था, उसमें ये लिखा हुआ था कि धूली बेधूली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। धूली शब्द से पहले बे लगाकर बेधूली बना है, जिसका अर्थ है बिना धूली। बे एक उपसर्ग है और बे उपसर्ग से बनने वाले कुछ और शब्द हैं: बेतुका, बेईमान, बेघर, बेचैन, बेहोश आदि। आप भी नीचे लिखे उपसर्गों से बनने वाले शब्द खोजिए। तो यहाँ पर प्र उपसर्ग, आ उपसर्ग और भर उपसर्ग और बद, इनका प्रयोग करने वाले जो है शब्द खोजना है प्रयोग किए हुए। तो इसमें प्र से जैसे कि प्रश्न, प्रभाव, प्रयोग, प्रचलन, प्रस्थान, प्रचार आदि शब्द हैं। और आ उपसर्ग से आजन्म, आमरण, आजीवन, आदान, आयात। और भर से है भरपेट, भरसक, भरपाई, भरपूर। और बद से है बदनाम, बदसूरत, बदकिस्मत, बदतमीज, बदतर, बदरंग और बदचलन। तो इस तरह से यहाँ पर जो है भाषा की बात में ये सभी उपसर्ग लगाकर शब्द जो है वो बच्चे खुद से करेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं जब सिनेमा ने बोलना सीखा। प्रदीप तिवारी हैं इसके लेखक और इन्होंने उस समय की बात की है जब पहली बार से बोलती हुई फिल्म का जो है निर्माण हुआ और किस तरह से हुआ, उसमें क्या क्या समस्याएं आती थी और उसका समाधान किस तरह किया जाता था। और पहली कौन सी मूवी बनी और उसमें जो है पार्श्व गायक जो है कैसे का और कब कैसे शूटिंग हुआ करती थी, इन सब के बारे में लेखक ने बहुत ही रोचक बातें कही हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पर जब सिनेमा ने बोलना सीखा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले उन्होंने ये बताया है कि वे सभी सजीव हैं। यहाँ पे जब पहली बोलती फिल्म आई तो लोगों को बहुत आश्चर्य था कि ये जो फिल्म में कलाकार दिखाई दे रहे हैं, क्या ये जीवित हैं, ये कैसे बोल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो लोगों के मन में प्रश्न उठाती थी। तो वो कहते हैं कि वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। तो यहाँ पे सजीव हैं कहने से मतलब है कि जीते जागते हैं। सजीव का मतलब जीते जागते, जीते जागते। और सांस ले रहे हैं, वे सभी सांस ले रहे हैं और 100% बोल रहे हैं। 100% बोल रहे हैं का मतलब है पूरी तरह से, 100%, 100% अर्थात पूरी तरह से, पूरी तरह से वो बोल रहे हैं। तो 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। उनको 78 कहते हैं, 78 को कहते हैं 78 हिंदी की गिनती में। और सभी मुर्दा इंसान, मुर्दा कहते हैं मरे हुए, मुर्दा मतलब मरे हुए। सभी मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक का मतलब है बोलती हुई फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थीं। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख, ऐतिहासिक का अर्थ होता है इतिहास संबंधी, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक का अर्थ होता है इतिहास संबंधी।
ऐतिहासिक मतलब इतिहास संबंधी। तो 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। मूक मतलब जो न बोलता हो, गूंगा, जो बोल न सके। मूक का मतलब होता है गूंगा, जो बोल न सके। उसे मूक मतलब कि जो जिसमें कोई बोलता ना हो, मूक हो। हालांकि वह दौर मतलब वह समय ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी। मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। तो उस समय जो है जो दौर चल रहा था उसमें मूक फिल्में बना करती थी जिसमें कि आवाज़ नहीं होती थी, केवल कलाकार अपनी केवल एक्टिंग करते थे और वो उसमें बोलते नहीं थे, आवाज़ नहीं आती थी। और जब पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उससे पहले जो है मूक सिनेमा अपनी लोकप्रियता के शिखर पर थी। यानी कि मूक फिल्में भी जिसमें कि आवाज़ नहीं होती थी, ऐसी फिल्में भी अपने शिखर पर थी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुकी थी और उनका बहुत ज़्यादा विकास हो चुका था। और पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी। मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। अब जो है ये बोलती हुई फिल्मों को बनाने का सिलसिला शुरू हो गया था और पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशिर एम ईरानी। अर्देशिर एम ईरानी अर्देशिर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। तो हॉलीवुड की फिल्म से प्रेरित होकर अर्देशिर एम ईरानी ने शो बोट वहाँ की देखी, हॉलीवुड की फिल्म, और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। पटकथा कथा कहते हैं फिल्म की कहानी। पटकथा पटकथा कहते हैं फिल्म की कहानी। फिल्म की कहानी। तो इस तरह से यहाँ पर जो है उन्होंने पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर, यानी कि नाटक पर उन्होंने फिल्म बनाई। वो उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने उस नाटक पर अपने फिल्म की पटकथा बनाई, यानी फिल्म की कहानी लिखी। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए और उस नाटक में जो गाने थे उसे ज्यों का त्यों, यानी जैसा था वैसा ही उन्होंने अपनी फिल्म में उसे ले लिया। एक इंटरव्यू में अर्देशिर ने उस वक्त कहा था, इंटरव्यू कहते हैं साक्षात्कार को, इंटरव्यू कहते हैं साक्षात्कार को। एक इंटरव्यू में अर्देशिर ने उस वक्त कहा था जब उन्होंने ये हॉलीवुड की फिल्म से प्रेरित होकर अपनी फिल्म बनाने का निर्णय लिया और उन्होंने एक पारसी नाटक पर अपनी कहानी लिखी फिल्म की, और उन्होंने जो है कई गाने उसके वैसे के वैसे ही अपनी फिल्म में ले लिए। और उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था,
संवाद लेखक मतलब डायलॉग लिखने वाला, कि किस कलाकार को क्या बोलना है। और गीतकार कहते हैं गीत की रचना करने वाले। गीतकार, गीतकार मतलब गीत की रचना करने वाले। गीत की रचना करने वाले गीतकार कहलाते हैं। तो वो उनके पास नहीं थे। कोई जो है संवाद लिखने वाला नहीं था, और कोई जो है गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, गाने को संगीत देने वाला कोई नहीं था। इन सब की शुरुआत जो है इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशिर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। उन्होंने अपनी बनाई हुई धुन को चुना। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। केवल, महज का अर्थ होता है केवल, मात्र केवल। महज मतलब मात्र केवल। तीन वाद्य, तबला, हारमोनियम और वायलिन, ये सभी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये सभी वाद्य यंत्र हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं म्यूज़िक के, जिन्हें बजाया जाता है। और हारमोनियम, वायलिन और तबला, इनका इस्तेमाल इन्होंने किया। केवल इन्हीं 3 से जो है इन्होंने गीत को जो है धुन दी। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इसमें संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से, यानी कि जैसा कि आजकल होता है, जो वो काम करता है उसका नाम फिल्म में स्टार्टिंग में डाला जाता है, शुरुआत में। तो किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक कहते हैं पर्दे के पीछे से गाने वाले। पार्श्व गायक पर्दे के पीछे से गाने वाले, प्लेबैक सिंगर जिसे कहते हैं, पर्दे के पीछे से गाने वाले। तो गाता कोई और है और यहाँ पे पात्र केवल जो है वो मुंह हिलाते हैं, जैसे लगता है कि वही गा रहे हैं। पार्श्व गायक बने। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने W.M. खान। तो W.M. खान जो है वो इसके पहले पार्श्व गायक बने। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। तो ये गाना जो है पहला गाना था। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। डिस्क फॉर्म कहते हैं कि तवा या सीडी के रूप में। डिस्क फॉर्म यहाँ पे लिखते हैं, ऊपर यहाँ लिख देते हैं। प्लेट की तरह होता है जिसमें कि गाना रिकॉर्ड किया जाता था, जो कि आज सीडी का रूप जैसा होता है वैसे ही। डिस्क फॉर्म तवा या सीडी के रूप में। जिस तरह से कि सीडी आजकल होती है वैसे ही पहले हुआ करता था। तो इसमें रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। आवाज़ के कारण इसकी शूटिंग जो है वो रात में करनी पड़ती थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। रात में शूटिंग होने के कारण कृत्रिम का मतलब होता है बनावटी, नकली। कृत्रिम का अर्थ होता है
कृत्रिम मतलब बनावटी, नकली। सूर्य का प्रकाश न होकर वहाँ पर बल्ब का प्रकाश, लाइट जो है यहाँ पर लगानी पड़ती थी। तो आलम आरा की शूटिंग जो है दिन में न होने के कारण रात में करनी होती थी और रात में कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ती थी, यानी कि नकली अर्थात लाइट जलाकर और उसके प्रकाश में काम शूटिंग किया जाता था। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का ज़रूरी हिस्सा बनी। और यहीं से प्रकाश प्रणाली, प्रणाली कहते हैं तरीका। तो अगर दिन में किसी वजह से शूटिंग न हो पाई तो अब जो है रात में भी काम होने लगा और ये जो है फिल्म निर्माण का ज़रूरी हिस्सा बन गई। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। इन्होंने 100 जो है बोलती हुई फिल्में बनाई और 150 से अधिक जो है मूक फिल्में बनाई, जिसमें कि आवाज़ नहीं होती थी, मूक फिल्म। तो इस तरह से यहाँ पर एक सिनेमा जो है यहाँ पे बना हुआ है, सिनेमा मैजेस्टिक, और इसका जो है आलम आरा का यहाँ पे बना हुआ है। तो आलम आरा ने भविष्य में बहुत सारे जो है स्टार यानी कि कलाकार और तकनीशियन भी दिए और इन्होंने कई फिल्में भी बनाई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फैंटेसी का मतलब होता है मौज मस्ती से भरपूर, फैंटेसी। फैंटेसी का अर्थ होता है मौज मस्ती से भरपूर, मौज मस्ती से भरी हुई, यानी कि जिसे देख के बहुत मज़ा आए। तो इस तरह से यहाँ पर आलम आरा फिल्म जो है अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया और इस फिल्म से जो है हिंदी और उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। गीत, संगीत और नृत्य, संयोजन कहते हैं मिला हुआ रूप। संयोजन मतलब मिला हुआ रूप। संयोजन कहते हैं मिला हुआ रूप। तो इसमें जो है आलम आरा फिल्म में गीत, संगीत और नृत्य का संयोजन था, यानी कि मिला हुआ रूप था, गीत भी था, संगीत भी था और नृत्य भी था। और इसकी फिल्म की नायिका ज़ुबैदा थी, नायक थे विट्ठल। ये नाम है ज़ुबैदा और विट्ठल। विट्ठल वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। सर्वाधिक पारिश्रमिक मतलब पारिश्रमिक कहते हैं श्रम के बदले मिला धन। पारिश्रमिक, पारिश्रमिक का मतलब होता है श्रम यानी मेहनत, उन्होंने जो कार्य किया उसके बदले मिलने वाला धन। श्रम के बदले मिलने वाला, श्रम के बदले मिला धन, काम करने के बदले जो उनको पैसा मिलता था। तो इसमें जो है नायक थे विट्ठल और वे उस दौर के सबसे अधिक पारिश्रमिक पाने वाले, सबसे अधिक पैसा पाने वाले स्टार थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। चर्चित है यानी मशहूर है। चर्चित, चर्चित मतलब मशहूर, प्रसिद्ध है। चर्चित है, प्रसिद्ध है, मशहूर भी कह सकते हैं, प्रसिद्ध है भी कर सकते हैं। तो इसका जो है उनके चयन को लेकर, चयन करना मतलब चुनना, सेलेक्ट करना, चुनना, उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी मशहूर है, चर्चित है।
विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थीं। विट्ठल जो नायक थे, स्टार थे, फिल्म के हीरो थे, विट्ठल को उर्दू बोलने में कठिनाई आती थी, मुश्किलें आती थीं। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया मतलब चुना गया, और मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। महबूब भी जो है स्टार थे, और विट्ठल के साथ ये समस्या थी कि उन्हें उर्दू बोलने में कठिनाई होती थी, और विट्ठल नाराज़ हो गया जब उनकी जगह पर महबूब को ले लिया गया, और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा कहते हैं केस करना कोर्ट में, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, अपना अधिकार पाने के लिए। तो उन्होंने मुकदमा कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंट मैन के रूप में सक्रिय रहे। स्टंट मैन कहते हैं करतब दिखाने वाले। स्टंट मैन करतब दिखाने वाले। स्टंट मैन करतब दिखाने वाले लोग के लिए स्टंट मैन का प्रयोग किया जाता है इस शब्द का। तो वो स्टंट मैन के रूप में भी सक्रिय रहे, यानी कार्य करते रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे, और आगे चलकर जो फिल्मोद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। यानी कि ये सभी जो है अभिनेता भी मौजूद रहे, यानी कि काम करते रहे वहाँ पर, और आगे चलकर जो फिल्म और उद्योग मिलकर फिल्मोद्योग बना है, फिल्म के उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। स्तंभ कहते हैं पिलर को, यानी कि जिनके दम पर जो है फिल्म उद्योग में फिल्में बनती थीं, तो उसके जो है पिलर बने, जिस पर कि ये सारी फिल्म इंडस्ट्री जो है, फिल्मोद्योग जो है वो जिस पर टिका हुआ था। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। मैजेस्टिक सिनेमा में, मैजेस्टिक जो है नाम है, मैजेस्टिक सिनेमा घर में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली, और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था। भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, यानी कि माना था। मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव था। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी, और उसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। तो 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। और सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। तो सामाजिक विषयों पर आधारित फिल्में भी बनी, और पौराणिक कथाओं पर आधारित, पारसी नाटकों पर आधारित, जो रंगमंच अर्थात मंच पर जो नाटक किए जाते थे, उस पर भी फिल्में बनाई गई। और ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान, और ये नाम है फिल्म का। और इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था, और इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। और इसमें एक किरदार जो महात्मा गांधी के तरह था, तो ये ब्रिटिश प्रशासकों को, अंग्रेज़ों को ये चीज़ नहीं भाई, उन्हें अच्छी नहीं लगी, और उन्होंने इसका जो है विरोध किया। सवाक सिनेमा या तीखी नज़र का मतलब होता है कि उन्होंने जो है इसको स्वीकार नहीं किया, उन्हें अच्छा नहीं लगा। सवाक सिनेमा जहाँ भी शब्द आता है, इसका मतलब है बोलने वाली फिल्म। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशिर इतने विनम्र थे
कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता, यानी कि जो ऐसी फिल्मों का जनक है जिसने शुरुआत की है, तो उसको सवाक फिल्मों का, भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया। तो उन्होंने उस मौके पर कहा था कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। तो इस बात से उनकी विनम्रता झलकती है कि वे जो है इतना बड़ा काम करके, इतना नाम कमाने के बाद, इतनी ज़्यादा जो है उनको शोहरत मिली, प्रसिद्धि मिली, यश कमाया उन्होंने और इतना कठिन काम किया, तो इसके बाद भी उनके अंदर विनम्रता बनी रही और उन्होंने कहा कि ये उन्होंने अपने देश के लिए जो है अपने हिस्से का योगदान दिया है। तो ये देश प्रेम होता है और उन्होंने इस जो है जो इनको सम्मानित किया गया आलम आरा के लिए, पहली भारतीय सवाक फिल्म के लिए, तो उसे उन्होंने अपने देश प्रेम से जोड़ा। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था, यानी कि एक्टिंग भी करनी थी और संवाद भी बोलना था, और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे जो गाते भी थे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीकी की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ, यानी कि सिनेमा में बोलचाल की भाषाओं को प्रयोग किया जाने लगा। भाषाओं का दाखिला हुआ, यानी कि उन भाषाओं को भी प्रयोग किया गया, उन्हें भी लिया गया। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ। इस तरह की नई आज़ादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा, यानी कि हमारे दैनिक और हमारे सार्वजनिक जीवन, जो हमारे समाज में, जो हमारे जीवन में चल रहा होता था, उन सब का प्रतिबिंब फिल्मों में दिखाई देने लगा। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल, यानी कि बाल बनाने का तरीका, उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थीं। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई, यानी कि वो देश में ही नहीं विदेशों में भी पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। तो जब ये नया युग था, जब सिनेमा ने बोलना सीखा, तो इस तरह से इस पाठ में जो है लेखक ने, प्रदीप तिवारी ने बहुत ही सुंदर ढंग से किस तरह से भारतीय सिनेमा ने बोलना सीखा, अर्थात पहले मूक फिल्में बनती थी जिसमें कि आवाज़ नहीं होती थी, और फिर इन्होंने अपने प्रयास से और इन्होंने जो है दूसरी फिल्मों से प्रेरित होकर अपने देश भारत में जो है सवाक फिल्में बनाना शुरू किया, बोलती हुई फिल्म बनने लगी। तो वो इसके जनक कहे गए अर्देशीर। तो इस तरह से इस पाठ में जो है बहुत ही सुंदर ढंग से ये बताया गया है कि उस समय कैसे कैसे फिल्म बनती थी, और सिर्फ 3 वाद्य यंत्र जो है इन्होंने प्रयोग किए थे अपनी पहली फिल्म में। तो इन्होंने वायलिन, तबला और हारमोनियम, ये केवल 3 वाद्य यंत्र से इन्होंने जो है संगीत दिया था। और उस समय गीतकार नहीं मिलते थे, गीतकार नहीं होते थे, संगीतकार नहीं होते थे। तो ये पहले जो पार्श्व गायक बने WM खान, और इन्होंने पहला गाना लिखा दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। तो ये गाना जो है पहली बार उसमें
गाया गया, और जब इन्होंने फिल्म बनाया तो उस नाटक के बहुत सारे गीत को उन्होंने वैसे का वैसे ही अपनी फिल्म में ले लिया। तो इस तरह से आलम आरा ने भविष्य के लिए जो है बहुत सारे स्टार और तकनीशियन दिए, और अर्देशिर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 मूक फिल्में और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। तो इस तरह से इन्होंने भारतीय सिनेमा में सवाक फिल्मों की शुरुआत की। तो इसीलिए इस पाठ का नाम है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। तो आज हम लोगों ने ये जाना। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।